नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी और फर्स्ट इंडिया फिर लेकर हाजिर है बजट महोत्सव, एक स्वर्णिम अध्याय जिसके जरिए फर्स्ट इंडिया हर दिन आपको आने वाले केंद्र और राज्य के बजट की बारीकियों को समझाएगा। हर दिन एक सेक्टर की समीक्षा कर रहे हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ है और जो बजट आने वाला है उसके स्वरूप को समझ पाएंगे। आज हम बात करेंगे चिकित्सा और हेल्थ सेक्टर की। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का फोकस चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर रहता है ताकि हर जरूरतमंद को समय पर इलाज मिल सके। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा चुकी है, देश में एम्स खुल रहे हैं, राजस्थान में भी लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। पिछले बजट में भजनलाल सरकार ने हेल्थ सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं की थी और इस बार भी यही उम्मीद है कि सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर रहेगा। पिछले बजट में उद्योग और निवेश के लिए घोषणाएं हुई थी, जिसका असर आज राजस्थान में दिख भी रहा है। ऐसे में चिकित्सा, हेल्थ और एमएसएमई सेक्टर क्यों खास है और इस बार इसके लिए क्या खास रहने वाला है, आज बात इसी मुद्दे पर। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है ये और रोजाना अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते हैं, लेकिन बजट क्योंकि आने वाला है, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या उम्मीदें आम जन भी कर रहा है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। चलिए उनसे सबसे पहले रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ रूपाली सक्सेना जी एमएसएमई एक्सपर्ट है। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एनडी माथुर जी हैं, वीसी है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका भी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हिमांशु परनामी जी, हेल्थ सेक्टर से है, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट है। हिमांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम बात भी हेल्थ सेक्टर को लेकर कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स पर हम रोजाना चर्चा करते हैं और क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2025 का जो बजट राज्य का आने वाला है उसमें फोकस हेल्थ सेक्टर पर खासतौर से रहेगा और नौकरियों पर रहेगा। ऐसे में हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या उम्मीद की जा रही है, क्या कुछ और होना चाहिए, क्योंकि ये प्रायोरिटी में सरकार के है। पिछले साल जो सरकार का बजट था वो 8.25% के करीब था जो हेल्थ सेक्टर को दिया था। सो उम्मीद है जिस तरह से फोकस सरकार हेल्थ सेक्टर पे कर रही है, सो ये 10% तक भागीदारी जा सकती है और एक्सपेक्टेशन भी यही है राजस्थान सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हेल्थ केयर सेक्टर में होनी चाहिए। फिलहाल इन्होंने 21,000 नौकरियों में सरकारी नौकरियां इन्होंने अभी पूर्ति की है और जो घोषणाएं थी वो 50,000 तक थी और मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हर सेक्टर, हर गांव, हर ग्रामीण सेक्टर में भी, क्षेत्र में भी चिकित्सा सुविधा पहुंचे, उसको लेकर 50,000 नौकरियों का वादा भी सरकार आई थिंक बहुत जल्दी पूरा करेगी। हिमांशु जी, क्योंकि राज्य का भी बजट आना है, केंद्र का भी बजट आना है, केंद्र की प्रायोरिटी में भी स्वास्थ्य और राज्य की प्रायोरिटी में भी स्वास्थ्य है। ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य से केंद्र के भी जो बजट आया और उसमें भी जो फैसले लिए जाए उसमें भी हेल्थ सेक्टर को फायदा मिल सके, क्योंकि योजनाएं केंद्र की भी है जिससे कि राहत मिल सके और क्योंकि आज के वक्त में और खासतौर से कोरोना के बाद तो फोकस ही सबका हेल्थ पर है। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिससे आई थिंक पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। अभी जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब 50% जो आपूर्ति है वो सरकारी क्षेत्र करता है और 50% आपूर्ति करीब करीब वो प्राइवेट सेक्टर करता है जी। तो सरकार से हमारी अपेक्षा रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझे और जितनी भी पॉलिसीज रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉलिसी पहले बन जाए और प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ बताया जाए। हम लोगों का जितना प्राइवेट सेक्टर का जितना पार्टिसिपेशन रहेगा, आई थिंक वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो आगे जाके हेल्थ केयर को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा और ये हेल्थ केयर जो सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी भागीदारी। अभी आपने जो बात की उसको जरूर समझना चाहेंगे कि मतलब कुछ बजट में क्या आप शामिल कर रहे हैं, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर को उस पर इन्वॉल्व किया जाए कि हम क्या करने वाले हैं, या सुझाव के तहत, या फिर आप ये कह रहे हैं कि बजट आने के बाद सिर्फ उनको इन्फॉर्म ना किया जाए। अभी जितने भी क्या ऐसा कुछ हुआ है पहले? आई थिंक मीटिंग्स होती हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है, बट आई थिंक वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और पॉलिसीज रिलेटेड मैटर्स में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी मुझे लगता है कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम किसी भी बीमारी का कोई भी प्राइस अगर अंकित कर रहे हैं और वो डिफरेंट स्कीम्स में वो
प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मानना पड़ता है। तो आई थिंक वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो पैनल है, अगर वो पहले से इन्वॉल्व हो जाए तो वो डिसीजन शायद एक यूनिवर्सल डिसीजन के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये एक अहम सुझाव भी अब देखना होगा कि बजट में कितना इसे शामिल किया जाता है, लेकिन इससे राहत और बिल्कुल ठीक है आपने कि प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी ही प्रायोरिटी में लिया जाए जब भी फैसले या बजट आए। रूपाली जी हमारे साथ है। रूपाली जी, एमएसएमई सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर है और जब इसे लेकर फैसले भी होते हैं, क्योंकि नई शुरुआत के लिए, युवाओं के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको नए मौके देने के लिए भी सरकार आगे रहती है और इसलिए कहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। रूपाली जी, इस बार कि अगर हम राज्य के बजट की बात कर लें, ये सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है? और पिछले एक साल की बात करें, क्योंकि जब 2024 का आया था बजट, उसमें भी बहुत सारी चीजें घोषणा की गई थी, भले ही प्रायोरिटी में नहीं था लेकिन थी कई चीजें, लेकिन उम्मीद फिर भी बहुत ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि अगली बार कुछ होगा। इस बार हाँ बहुत उम्मीदें हैं लघु उद्योग लघु उद्योग को, क्योंकि उद्योगों को बहुत ज़्यादा इस समय एकदम स्टार्टअप का ज़माना है और लोग नौकरियां छोड़ के स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। यंगस्टर जितने स्टार्टअप में ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करूंगी। उन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित राजस्थान के लिए पहल जो की है राइजिंग राजस्थान से प्रथम वर्ष में ही, उसके लिए लघु उद्योग भारती की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हर साल हमेशा क्या होता है कि बाद में आता है और फिर वो जो योजनाएं बनती हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। इन्होंने प्रथम वर्ष में किया है तो क्या अब जो भी उन्होंने उन्होंने बोली हैं, जो आश्वासन दिए हैं, वो पूरे होने की उम्मीद है। सारा जितने भी उद्यमी हैं वो इस बात को लेके चल रहे हैं कि हाँ अच्छा ही होगा। अब उनको उम्मीदें हैं इस बात। लेकिन ठीक है, बजट के पहले राइजिंग राजस्थान होना, एक बड़ा निवेश राजस्थान में आना, जिसके लिए एमओयू भी हुए हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इसमें फायदा इसी सेक्टर को मिलेगा? इसमें सबसे ज़्यादा फायदा लघु उद्योगों को ही मिला है, क्योंकि बड़े उद्योग तो सेटल रहते हैं, लेकिन जो लोग पहले जो वर्तमान में हमारे युवा थे वो नौकरी के लिए जाते थे। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे युवाओं ने स्टार्टअप किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद काम कर रहे हैं और दूसरों को भी काम दे रहे हैं। एक उद्यमी के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। पर मैं कुछ निम्न पॉइंट्स लेके आई हूँ जो लिख के लाई हूँ कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। हमारी डिमांड है जिसमें कि सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के जो हालात हैं उसमें उद्यमी काम नहीं कर पा रहा, तो वहाँ के जो भी भारतीय कंपनियां जो वहाँ पे कार्यरत हैं उनके लिए राजस्थान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो उनको ना राजस्थान में टेक्सटाइल उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन करने के लिए योजना लानी चाहिए। ये हमारी डिमांड है और ये होनी चाहिए। दूसरा है, राजस्थान में विशेषकर जोधपुर और जयपुर में फाउंड्री और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का विशेष संभावना है। उनके को बल देते हुए फाउंड्री के नीतिगत समर्थन एवं नीति परिवर्तन के प्रोत्साहन को भी दिया जाना चाहिए। इससे भी यहाँ उद्योग का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा। इससे वर्तमान में राजस्थान श्रम कानून संशोधन, जिसका प्रतिवेदन पूर्व में लघु उद्योग भारती द्वारा भी दिया गया है, वर्तमान में यह विशेष माननीय मुख्यमंत्री के महोदय कार्यालय में लंबित है। हमारी उनसे मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से पड़ोसी राज्य की भांति उचित औद्योगिक निवेश वातावरण में बनाने हेतु अति संशोधित किया जाए। ठीक है, ये आपके सेक्टर की डिमांड है कि ये सब शामिल होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए सीएम भी लगातार विभागवार बैठ के भी कर रहे हैं, सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, अभी भी चर्चाओं का दौर जारी, क्योंकि जो बजट बने किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो बैलेंस बजट हो, सभी सेक्टर को लिए जो दे सकते हैं दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी में कुछ सेक्टर होते हैं और इसलिए इस बार भी माना जा रहा है हेल्थ सेक्टर होगा। हमारे साथ एनडी बाथुर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, वीसीए विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। सर, हम हर बार चर्चा भी करते हैं, लेकिन हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन हम क्या दे सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे बजट में। राजस्थान का बजट उम्मीद बहुत ज्यादा है, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, क्या चीजें हो सकती हैं या क्या चुनौती बड़ी रहेगी राज्य सरकार के लिए? ये वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझें, कब तक चलेंगे किनारे किनारे। जो हालात हैं हम सबको पता है, जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं, उनको देखते हुए देन फिजिकल डेफिसिट है। अभी हमने 9 जिलों को जो है
वो ख़त्म किया है, क्योंकि हम 9,000 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ रुपए बचा सकें। और राजस्थान समिट हुआ है अभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बजट जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं होता कि साहब हेल्थ सेक्टर पे ही फोकस हो या लघु उद्योगों पर ही फोकस हो। बजट को बैलेंस होने की ज़रूरत होती है और सभी सेक्टर्स पर बराबर, और स्पेशली ग्रोथ वर्सेस वेलफेयर, ये जो है वो नियत होनी चाहिए कि आप ग्रोथ भी करें और वेलफेयर भी हो साथ में। तो उसके लिए ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हालांकि इससे राजस्थान समिट से बढ़ा है, और स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में, सोलर एनर्जी के एरिया में, इनमें हमने अपनी ताकत बढ़ाई है राजस्थान ने। उससे रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी बढ़ने की संभावना है। लेकिन सिर्फ वेलफेयर या सिर्फ ग्रोथ की तरफ नहीं झुका सकते हम बजट को। हमें ग्रोथ और वेलफेयर में बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो हैं उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग करें, और जो वेलफेयर के एरियाज हैं, स्पेशली जो आप हेल्थ की बात कर रही हैं, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर नेचुरली वो सब बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसा मैडम कह रही थी अभी रूपाली जी की, लघु उद्योगों के लिए कुछ जो है ज़्यादा फायदा हुआ है इस समिट में। मैं समझता हूँ लघु उद्योगों तो बल्कि कम फायदा हुआ, बड़े उद्योगों को ज़्यादा फायदा हुआ है समिट में। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े उद्योगों का आया है, और उन्हीं को ज़्यादा इसमें जो है फोकस भी किया गया है। तो राजस्थान में इस बात को ध्यान रख। और देन एक इम्पॉर्टेंट बात है जॉब ओरिएंटेशन की। बजट ऐसा होना चाहिए जो जॉब फ्रेंडली हो, उससे जॉब्स निकलने चाहिए। स्पेशली हेल्थ स्कीम से अगर बात करें, चाहे सेंटर की हो आयुष्मान भारत, चाहे वो स्टेट में चिरंजीवी योजना आई या स्टेट में जो है RGHS आई, ये सब हल्ला बहुत हुआ है इसका, लेकिन आम आदमी तक उसका फायदा नहीं पहुंचा। ना RGHS का फायदा, दुकान वाले दवाई नहीं देते उसको, तो न तो RGHS का फायदा आम आदमी तक व्यवस्थित रूप से पहुंचा है, ना आयुष्मान भारत का आम आदमी तक व्यवस्थित रूप से पहुंचा है। कहते 70 वर्ष से ऊपर अगर उम्र होगी तो फ्री मिलेगा सब ट्रीटमेंट, लेकिन आम आदमी को मिल क्या रहा है वास्तव में धरातल पर, ये देखने की जरूरत अच्छा, है। इससे एक अहम सवाल जरूर था कि आप घोषणाएं होती है बहुत अच्छी होती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, आप क्या मान रहे हैं कि एग्जीक्यूशन सही ढंग से नहीं होता, जिसके लिए वो योजना है उस तक वो राहत नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वो उतने बेनिफिशियल नहीं हो रहे? मेरा तो मानना है कि जो वादे किए जाते हैं, जो घोषणाएं की जाती है, उसका एक इंडेक्स बनना चाहिए कि वास्तव में घोषणाएं कितनी पूरी हुई और किस पार्टी ने उसका जो इंडेक्स है, वादे पूरे करने का इंडेक्स किसका ज्यादा है किसका कम है, उस कंपैरिजन से जो है फैसले होने चाहिए आने टाइम में वोट देने के, कि कितना जो है घोषणाओं का इंडेक्स किस पार्टी का ज्यादा है। वो इंडेक्स देखा जाए कि घोषणाएं कितनी हुई है और घोषणाओं से पूरी कितनी हुई है वास्तव में। लेकिन अगर पिछले एक साल की बात कर लिया, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई, नई सरकार बनी, फिर उनका बजट दिसंबर में सरकार बनती है, फरवरी में बजट आया और उसके बाद पूरा एक साल है, कई अहम योजनाएं, कई अहम घोषणाएं की गई सरकार की तरफ से। एक साल में ही बहुत कुछ किया गया, जैसे उस लिहाज से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। माथुर जी, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि अब इस दूसरा जो बजट पेश करने जा रही है सरकार, इसमें सरकार के लिए चुनौती तो बड़ी होंगी, लेकिन प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि किसी एक सेक्टर को लेकर नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में होता है हमें कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए थोड़े से और चीजें देखना होगा जो आम जन के लिहाज से। के हिसाब से देखा जाए तो जॉब क्रिएशन प्रायोरिटी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना प्रायोरिटी है, डेफिसिट को कम करना प्रायोरिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना प्रायोरिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना प्रायोरिटी है। और अगर राजस्थान के बजट को हम देखें तो राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, MSMEs को आगे बढ़ाना, हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाना। लेकिन राजस्थान में एक चीज मुझे बड़ी अच्छी देखने को मिली है कि अब नीति और नीयत में समानता है, उसमें फर्क नहीं है। पहले लगता था कि नीति और नीयत अलग अलग चल रही है, लेकिन अब नीति और नीयत में काफी समानता लग रही है। पहले ही साल में जैसे राजस्थान समिट किया गया, जबकि कोई वोट नहीं लेने से कहीं से, तो इससे हमें लगता है कि सरकार जो है बड़ी सजग है और सेंसिटिव है, और जो नीति बनाई जा रही है उसमें नीयत भी साफ है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और जब नीति और नियत दोनों साथ काम किया जाए तो कामयाबी भी मिलती है और उम्मीद इसलिए भी आम जन की बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती है। हाँ, एक साल के जैसा आपने जिक्र भी अभी किया है। लेकिन एक अहम बात जरूर है हिमांशु जी, हेल्थ सेक्टर को लेकर जैसे बात हो रही थी, अब नौकरियां भी प्रायोरिटी में है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी अहम मुद्दा रहता है, लेकिन
अब क्योंकि पहले भी राजस्थान के अगर युवाओं की बात कर लें, एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती है, कहीं पेपर लीक होता है, कहीं एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा रहा जिसमें नौकरियों में कह सकते हैं कि ग्रहण लग गया, फुल स्टॉप लग गया। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब एक तरफ स्वास्थ्य सेक्टर, हेल्थ सेक्टर की बात की जा रही है, स्वास्थ्य महकमे की बात की जा रही है, दूसरी तरफ नौकरियों की बात कर रही है, तो ऐसे में उम्मीद ये हो जाती है कि इस सेक्टर में भी नौकरियां बहुत निकलेगी और उस पर भी फोकस सरकार का रहेगा? बहुत सालों बाद आई थिंक ये ऐसा हुआ है कि 21,000 नियुक्तियां की गई हैं और ये बहुत सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से। नौकरियां देखिए साहब, क्या होता है कि जब अब उम्मीदें तो हम कितनी भी लगा लें, सरकार की खुद की भी कुछ प्रायोरिटीज और कुछ मजबूरियां होती हैं, बट ये एक सकारात्मक कदम है। पहले ही साल में अगर 21,000 नियुक्तियां की गई हैं और आगे भी उम्मीद है कि 50,000 नियुक्तियां टोटल की जाएंगी, तो ये एक सकारात्मक कदम है स्वास्थ्य सेक्टर में। और मुझे लगता है कि जैसे बात की कि नीयत और नीति साथ साथ चल रही है, तो विश्वास कीजिए, आज अगर मैं एक भयंकर कैंसर जैसी बीमारी की बात करता हूँ तो पहले गरीब आदमी के घर तक बिक जाते थे। आज वो सुविधा राजस्थान में, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, तो ज़्यादातर कैंसर इंस्टीट्यूट का जो मेजर रेवेन्यू है वो चिरंजीवी या माँ योजना से आ रहा है। सो कैंसर के पेशेंट जो दर दर भटकते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे इलाज करने के लिए, और जो बेसिकली एक जानलेवा बीमारी है, उसका इलाज आज माँ योजना में हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बड़ी योजना, मतलब 140 करोड़ जनता में किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, आई थिंक ये एक अच्छा कदम है। आयुष्मान भारत या माँ योजना, ये एक ट्रांजिशन फेज है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये चीजें सेटल होती जा रही हैं। शुरू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। आज बहुत सारी चीजें सेटल होती दिखती हैं और उम्मीद है कि आगे और भी सेटल होंगी चीजें। सो थोड़ा सा मुझे लगता है पेशेंस की जरूरत है हमें भी और सरकार को भी, और साथ चलने की जरूरत है। जितना साथ चलेंगे उतना ये योजनाएं धरातल पर आएंगी। देखो, एकदम से एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, साथ बरकरार रहे, धीरे धीरे ही आगे बढ़े तो कामयाबी भी जरूर मिलेगी, राहत भी जरूर आम जन को दे पाएगी सरकार। रूपाली जी, एमएसएमई सेक्टर को बिल्कुल ठीक है, क्या बात की आपने कि फायदा तो बड़ी कंपनीज को बहुत होता है जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, समिट होते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें आपको क्या लगता है कि राजस्थान की सरकार का कितना फोकस है? पिछले एक साल में बात कर लें, पिछले बजट में बात कर लें, और अब ये दूसरा बजट है, और उस लिहाज से कितनी उम्मीद की जाए? पिछले प्रथम वर्ष में राजस्थान की नई सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी नए छोटे उद्योग स्थापित हुए हैं राजस्थान में, और जो एमओयू साइन हुए, बड़े ही नहीं, छोटे उद्योगों के भी बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं CSIR के थ्रू। बहुत सारे छोटे छोटी इवन पापड़, कुकीज़ बनाने तक की यूनिट डली हैं। तो ये बहुत छोटे खर्चे में स्टार्ट हुआ है और एक आम आदमी ने उद्योगपति बनने का सपना देखा है। तो ये अभी प्रथम वर्ष है, तो इसलिए उम्मीदें बढ़ी हैं, और भगवान ने चाहा तो आगे अगर ये और बढ़ता ही जाएगा। तो लोग इसलिए जितने भी छोटे लघु उद्योग हैं उनकी उम्मीदें हैं इस बार कि जब एक पहला आगाज इतना अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब शुरुआत अच्छी होती तो इसलिए उम्मीद बढ़ भी जाती। हमारे साथ अजय गुप्ता जी भी जुड़ चुके, सलाहकार है एमएसएमई सेक्टर से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बजट राज्य का भी है, बजट केंद्र का भी, और हम अभी सेक्टर वाइज भी बात करते हैं, खासतौर से अगर हम हेल्थ और एमएसएमई सेक्टर की बात करें। क्या उम्मीद राज्य सरकार से आपको लगती है, केंद्र से लगती है? कितना फोकस रहने वाला है? क्योंकि केंद्र से भी पिछली बार था, राहत की बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत कुछ ऐसा उम्मीद लगती है, और फिर जब बीच में भी बैठकें होती है तो कुछ ऐसे कड़वी दवाई मिल जाती है जिससे कि आम जन की उम्मीदें भी टूटती हैं। ऐसे में इस बार क्योंकि प्रदेश सरकार का दूसरा बजट है, क्या आपको लगता है कि सेक्टर के लिहाज से भी, नौकरियों के लिहाज से? देखिए, इसमें एमएसएमई फोकस करके बात करते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई राहत नहीं चाहिए। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एमएसएमई के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और जो स्टेट गवर्नमेंट के एमएसएमई प्रावधान है उसके अंतर्गत चीज़ों को आप कंप्लायंस करवा दें। सिंपल सी बात है। एमएसएमई का मैं कई सालों से मैं पॉलिसी बनाता हूँ, बहुत एडवोकेसी भी करता हूँ। हम तो इतना निवेदन करना चाहते हैं कि राहत तो आप जो आपका वोट बैंक उसको दीजिए। हम तो एंटरप्रेन्योर हैं और एमएसएमई का बहुत कुछ हो रहा है इस देश में। अभी एमएसएमई के आप देखो तो एसएमई के कितने शेयर इशू आ रहे हैं और सब और सब्सक्राइब हो रहे हैं। आप देखो तो 500 गुना, 1000 गुना। इसका मतलब है कि एमएसएमई के पोटेंशियल को देश पहचान रहा है और उसके हिसाब से शेयर मार्केट तो सब्सक्राइब कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एमएसएमई के जो कायदे कानून है, सबसे बड़ा जो कायदा है कि आज 45 दिन में आपका पेमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी डिफॉल्टर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं।
और ये बात मैं कितनी बार कह चुका, हमारे सब लोग कह चुके हैं साहब। सबसे पहले जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी कंपनीज हैं, उनको वो एमएसएमई फैसिलिटेशन कानून जो है, जो ये कहता है कि 45 दिन के यानी अंदर वो खुद आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं करते। आप प्राइवेट सेक्टर से करवा रहे हैं, आपने दुनिया भर के कानून, अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जयपुर भी आई थी, सब लोगों ने कहा कि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हो रहा, आप उसको टैक्स में वो कर रहे हैं। अरे आप प्राइवेट सेक्टर को तो कुछ भी कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, हाथ जोड़ के दोनों सरकारों को, कि कृपया करके एमएसएमई का 45 दिन के अंदर जो पेमेंट करने का कानून है, जो सरकार ने बना रखा है, जो पार्लियामेंट पास हुआ एक्ट है, आप प्लीज उसकी कंप्लेंस करवा दें। और जो भी एमएसएमई के रिलेटेड कानून है, जैसे आप कह रहे हैं कि बिना कोलेटरल के लोन मिलना चाहिए, CGFTRME आप दिलवा दीजिए। आप देखिए, आपको फोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है, वो कहते हैं कि आप ले लीजिए लोन। गवर्नमेंट का फोन आ रहा है कि आप जब लोन लेने जाते हैं तो वो आपके बैंकर्स का वही ट्रेडिशनल तरीका चलता है। आप बैंकिंग फैसिलिटी दे दीजिए, हमें इंटरेस्ट में माफ कर दीजिए, आप 9-10% में ब्याज दीजिए, आप दीजिए, बिना कोलेटरल की बात करिए। आपके फोन पे विज्ञापन आ रहे हैं सर भारत सरकार की कि आप एमएसएमई फैसिलिटी कौन से 2 करोड़ ले लीजिए, 5 करोड़ ले लीजिए, और फोन आ रहे हैं। मेरे पास भी रोज फोन आते हैं 10, मैं उनको स्पैम में डालता हूँ। लेकिन आप बैंक में जाएंगे तो वो आपसे सारी बातें करेंगे, कोलेटरल बराबर मांगेंगे। तो एमएसएमई के बिना आप देखिए बड़े सेक्टर को ग्रोथ नहीं मिलेगी। एमएसएमई इज गोइंग टू बी द वेंडर। आज आप राजस्थान की बात कर लें, आप राइजिंग राजस्थान में हमने देखा कितने लाख करोड़ के एमयू हुए, 75% एनर्जी में हुए। कल मैं सोलर एनर्जी एग्जीबिशन में भी था। यदि आपको वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो कल दुनिया भर के एमएसएमई के वेंडर आएंगे, क्योंकि आपने सोलर प्लांट लगा दिए, कल उसका एएमसी का बहुत बड़ा इशू आएगा। एएमसी कौन करेगा, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, वो एमएसएमई करेगा। तो आपको एमएसएमई वेंडर के बिना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। और सस्टेन करने के लिए आपको एमएसएमई के जो कायदे कानून है कम से कम उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलोअप करवा दीजिए। और जो अधिकारी, जो कंपनीज उस पर काम नहीं करती, उस पर पेनल एक्शन होना चाहिए, वो कर दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जिक्र किया, क्योंकि हमें ऊपरी जो आवरण है वो तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदरूनी क्या दिक्कतें हो रही हैं ये, लेकिन क्या ये पॉइंट्स जो है, ये बातें आप लोग की तरफ से गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी? क्योंकि सुझाव तो हमेशा हम हर सुझाव में करते हैं, हम हर जगह कहते हैं। और हम ये भी कहते थे कि पहले एक जमाने में क्या था, यदि आप आज 20 से 25 साल पुरानी बात करें तो एसएसआई सेक्टर होता था, एमएसएमई इज ए न्यू डेफिनेशन। अभी एमएसएमई में उन्होंने एंटरप्राइज और ट्रेड और सर्विस सेक्टर तो जोड़ दिया था। अभी एमएसएमई का आप देखिए पिक्चर क्या है, एमएसएमई इज अ वेरी लार्ज पिक्चर नाउ, और गवर्नमेंट हैज डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जब आज की तारीख में आप उद्योग विभाग का आप नाम देखेंगे तो उन्होंने उसमें वाणिज्य जोड़ दिया। वाणिज्य का मतलब है कि जो दुकानें हैं वो भी एमएसएमई में आ चुकी है, शायद कितने लोगों को मालूम ही नहीं है। यदि हमने ट्रेड जोड़ दिया, यदि आप डिपार्टमेंट नाम देखिए उद्योग विभाग में जो तिलक मार्ग में डिपार्टमेंट है उसमें वाणिज्य जोड़ दिया गया। वाणिज्य मतलब ट्रेड का मतलब जो एक आम दुकानदार है। सर्विस सेक्टर, मैं सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता हूं सर, तो सर्विस सेक्टर जुड़ा हुआ ही था। तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेड तीनों एमएसएमई में आ रहे हैं। यदि आप तीनों के हिसाब से, आपने नाम तो जोड़ दिया, लेकिन आप उस सेक्टर के चैलेंजेस को डिफाइन करके उसके हिसाब से पॉलिसी बनाइए ना। पॉलिसी बनाने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जी एंड्रयू माथुर सर, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। आपने सही कहा कि एमओयूज बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अब हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आने वाले टाइम में एएमसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें एमएसएमई सेक्टर को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी जो वाणिज्य को जोड़ा है या रिटेल ट्रेड को जोड़ा है, तो इन सब पर कॉम्प्रिहेंसिव नीति की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जो भी इनके सजेशंस हैं एमएसएमई सेक्टर के, उन सजेशंस को उन पे स्क्रीनिंग करके, विचार करके, रिव्यू करके, और एक ऐसी नीति जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, और आने वाले समय में जो हमने एमओयूज किए हैं उनको सही तरीके से आगे अंजाम तक पहुंचा सके। जैसे इन्होंने कहा कि आगाज तो हो गया, लेकिन अंजाम अभी देखना है। वो अंजाम तभी होगा जब इस तरह के काम किए जाएंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति बनाई जाएगी, बिल्कुल तभी हम अंजाम तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर आपने, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट महोत्सव है, बजट आने वाला है, केंद्र का भी, राज्य का भी, और उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। जब तक बजट पेश नहीं कर दिया जाता तब तक लगता है कि हमें जो उम्मीदें हैं क्या उसे इस बार बजट में शामिल किया जा रहा है या नहीं, और बैलेंस बजट रहे, सबकी जो जरूरतें और उम्मीदें हैं उसे पूरा करे सरकार। ये कोशिश हर सरकार की रहती है, और यही वजह है कि प्रदेश की भी सरकार, बजरलाल सरकार लगातार सुझाव मांग रही थी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार सेक्टर वाइज बातचीत की जा रही है, ताकि जो भी लूप होल है या फिर जो चीजें हैं, जो नियम है या जो जरूरतें हैं पूरी नहीं हो पा रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे बेहतर ये बजट पेश किया जा सकता है, और यही कोशिश सरकार की भी है। हालांकि वो तो
बजट जब पेश होगा तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन उम्मीदों पर तो बात की जा सकती है। और इसलिए जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर को लेकर, एमएसएमई सेक्टर को लेकर, काफी पॉइंट्स यहाँ पर सामने आए, काफी बातें यहाँ पर सामने आई, वो उम्मीदें सामने आई, सरकार कैसे पूरा करती है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी बजट पेश हो वो आम जन को राहत प्रदान करने वाला हो, हर सेक्टर पर खरा उतरे, उनकी उम्मीदों पर, यही उम्मीद हम भी करते हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।